हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्याय क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जो हमारा चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्यायी क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण, इसका अध्ययन करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। यानी जो रेणुका नाम की लड़की है वह बहुत ही उत्साहित थी और उसके जो चाचा हैं श्रीकांत, वो लगभग 4 महीने के बाद है वो घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। जैसे आप चित्र संख्या 8.11 में देख सकते हो, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। यानी रेणुका के चाचा ने कहा कि इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। यानी रेणुका के चाचा ने कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह ही खेलते हैं, यानी कभी लड़ते हैं और कभी वो समझौता कर लेते हैं, कभी गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्य में भी अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। यानी आगे जो हम अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनके निवासियों के जीवन के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। तो क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 8.2, यानी ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री एवं उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया या वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। यानी आप जो ये मानचित्र दे रखा है तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जो ये दक्षिण अमेरिका से अमेजन बेसिन का जो मानचित्र है तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखो। अमेजन बेसिन, ये दक्षिण अमेरिका। शब्दार्थ: सहायक नदियाँ, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। यानी सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं कि ये हैं वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिल जाती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल ग्रहण
क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब है जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। यहाँ तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जैसी ही है वो वैसी ही बनी रहती है। यानी जो यहाँ की जलवायु है वो कैसी रहती है कि यहाँ की जलवायु है वो पूरे वर्ष यहाँ गर्म नम जलवायु ही है वो रहती है। और यहाँ जो वर्षा होती है वो बिना किसी चेतावनी के कभी भी हो सकती है। और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय में तापमान है वो कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता है वो वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नम बनी रहती है। यहाँ केवल यही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। वन्यजीव पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक एवं ब्रोमोलाइड पैदा होते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हो 8.3 में अमेजन वन यानी इस तरह से दिखाई देता है। वर्षावन में वाणिज्यात की प्रचुरता होती है। टुकुन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षिति वाले पक्षी यहाँ भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। यानी आप चित्र संख्या 8.4 में देख सकते हो, जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। टुकुन जो ये पक्षी है इसकी चोंच देखो कितनी लंबी है, यानी इस तरह के जो पक्षी हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो प्राणियों में बंदर, स्लॉथ व चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर और एनाकोडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियाँ का विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो क्या आप जानते हैं कि ब्रोमीलाइड एक की विशेष प्रकार का पौधा है जो आपकी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक टीवी चैनल विश्व के वन्यजीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं, तो इन्हें देख एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनायास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण है वो करती हैं। वे कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं एवं इनका आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी करते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि कर्तन एवं वहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। इसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकड़े की बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत लेते हैं।
वृषावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी जो छत है वो तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वृषावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र संख्या 8.6 में वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। संघन वन है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। यानी आप देख सकते हो वनों की क्रमिक विनाश, यानी किस तरह से विनाश है वो होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8 ये बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इनमें अप्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। यानी आप 8.7 में देख सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ये इस तरह से दिखाई देती है। अब है चित्र 8.8 यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यानी इस मानचित्र में आप देख सकते हो कि जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी है वो कहाँ से स्थित है। तो ये चीन, तिब्बत, ये यहाँ है वो स्थित है। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का आपको पता लगाना है। इस बेसिन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, यानी उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये चित्र संख्या 8.8 में आप देख सकते हो, जो हमने पीछे है वो पढ़ लिया है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या की वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं, अतः यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चित्र संख्या 8.9 चूंकि धान की जो खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ है वो जल, यानी जहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं वो हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा आदि। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चित्र संख्या 8.10 के अंदर आप देख सकते हो कि बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन एवं कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों, पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें हैं वो उगाई जाती है। यानी शब्दावली, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिमी बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। क्रियाकलाप: जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु
एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो चित्र संख्या 8.9 के अंदर धान की कृषि, यानी जो धान की कृषि है वो इस तरह से होती है। और असम में जो चाय के बागान हैं वो इस तरह से हैं। तो यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं वो इस तरह से है वो कर रहे। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र में मैदानों में पाया जाता है। चित्र संख्या 8.11 डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एक घड़ियाल पाए जाते हैं। चित्र संख्या 8.12 नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव हैं वो पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या आप जानते हैं कि वेदिकाओं का निर्माण बड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह है वो तीव्र से न हो, यानी धीरे धीरे हो। तो जो आप देख सकते हो वेदिका कृषि है वो इस तरह होती है, यानी जो ढाल वाले क्षेत्र हैं तो इनको कम करने के लिए यहाँ की जो भूमि है उसको समतल है वो, उसकी जो सतह है उसको समतल बनाया कर है वो कृषि की जाती है। चित्र संख्या 8.11 में आप देख सकते हो कि एक सींग वाला जो गेंडा है वो इस तरह का दिखाई देता है। और चित्र संख्या 8.12 में जो मगर है वो इस तरह से दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट है वो कर रहे हैं। झील जीविका का संसाधन। एक केस अध्याय। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव अन्य के साथ मोन का चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसी का उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं। उन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं और यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। जैसे आप देख सकते हो इस इमेज में प्रदूषित झील, यानी ये प्रदूषित झील है। वो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। चित्र संख्या 8.13 में देख सकते हो कि गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी मंदिर। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर में स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। चित्र 8.13 में आप देख सकते हो कि इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का जो गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी है वो प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का जल प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप और लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभिनव तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। चित्र संख्या 8.14 में आप देख सकते हो मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ। तो गाइज इस तरह से हमने हमारे इस चैप्टर का अध्ययन कर लिया है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।